नमस्कार दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के फैसले होने के बाद अब एनडीए और इंडिया महाराष्ट्र और झारखंड में अब आमने सामने हम सबको दिखाई देगी। सो गाइस, हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा में, जी हाँ, कांग्रेस के जितने भी एग्जिट पोल थे, एजेंसी के द्वारा जितने भी एग्जिट पोल जारी किए गए थे, वो सभी सेकंडों में 8 अक्टूबर को धराशायी हो गए। अब इसके बाद सबसे बड़ा दोस्तों क्रेज़ बन चुका है हम सब के अंदर कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की जीत होगी या फिर उससे पहले जो इंडिया गठबंधन के अंदर दोस्तों जो दरार हमको दिखाई दे रही है साफ साफ, क्या इस दरारों को सभी पार्टी के नेता अपनी मेहनत से, अपनी वार्ता से, अपनी शांति वार्ता से, वार्तालाप से क्या इस दरार को फिल कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में। आएंगे उस बात पर भी बट चंद मिनटों बाद। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कल आखिरकार क्या हुआ। सो गाइस, कल था मंगलवार और चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पहले चरण में चुनाव संपन्न होगा और सिंगल फेज पे ही यहाँ पे चुनाव होने वाला है। जबकि झारखंड के अंदर 2 दिन चुनाव होंगे, एक आपका होगा 13 नवंबर को और सेकंड आपका होगा 20 नवंबर को। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि किस डेट में कब कब चुनाव होने वाले हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर जो कुल मतदाता हैं उनकी कुल संख्या है 9.63 करोड़ और जो झारखंड है, झारखंड में कुल मतदाता हैं आपके 2.6 करोड़ और महाराष्ट्र के अंदर कुल सीटें हैं 288, सामान्य को मिलती है 234 और एसटी को मिलती है 25 और एससी को मिलती है 29। ध्यान रखिएगा कि कुल सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें झारखंड में कुल मतदाता है 2.6 करोड़, कुल सीटें यहाँ पर हैं 81, राइट। जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए 44, एसटी के लिए 28 और रिमेनिंग बची कितनी आपकी 9, वो जाती है आपकी एससी को। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी नेता, मतलब कि अगर आप भी अपने एरिया से चुनाव लड़ना चाहते हो, बिंदास आप चुनाव लड़ सकते हो। आपको एक नामांकन, एक फॉर्म फिल करना होता है। चुनाव आयोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने होते हैं अपने, ठीक है। उसमें कुछ आपका डाटा लिखा होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वर्तमान आप क्या करते हैं, कितनी सैलरी उठाते हैं, परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। पूरा ब्यौरा आपको उस फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजना होता है, जी हाँ, चुनाव आयोग के पास। सो गाइस, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है बशर्ते ये कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। और यहाँ पे कल जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव जी, आपको पता होगा ये भारत का अंदर जितने भी चुनाव कंडक्ट होते हैं उन सबकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। और दोस्तों इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष तक इनकी एज के हिसाब से, ठीक है। 65 वर्ष और इनकी एज हो गई तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर का। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसको जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जितना उनका वेतन होता है उतना ही वेतन इनका भी होता है। अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी से सेंड करिए कि आखिरकार राजीव कुमार जी की सैलरी पर मंथ कितनी है। राइट आंसर वैसे इसका होगा 2.5 लाख रुपये। जी हाँ, 2,50,000 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी होती है। अब यहाँ पे दोस्तों झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में नामांकन फिल करने की तारीख है 18 से 25 और झारखंड के अंदर जो चुनाव होंगे वो होंगे 13 नवंबर को। और जो महाराष्ट्र के अंदर जो नामांकन फिल करने की तारीख है वो आपकी 22 से 29 और यहाँ पे मतदान होंगे 20 नवंबर को। लेकिन इन दोनों राज्यों की जो काउंटिंग होनी है, मतों की गणना होनी है, मतों की गिनती होनी है, उसकी डेट बिल्कुल सेम है। वो डेट है आपकी 23 नवंबर, जो अभी चंद मिनट पहले मैंने आपको बताया, 23 नवंबर। जैसे आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में और हरियाणा की जो मतों की गिनती हुई थी उसकी तारीख थी 8 अक्टूबर, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। और दोस्तों अभी आपने एक चीज़ गौर करी कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर कुल मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक है 9.63 करोड़ और झारखंड में आपके है 2.63 करोड़ और सीटें काफ़ी कम है। महाराष्ट्र में 288 है और झारखंड में 81 है। लेकिन झारखंड में 2 दिन चुनाव क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर जनसंख्या ज़्यादा होती तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ की सीटें क्या होती, इंक्रीज़ होती, लेकिन मतदाता काफ़ी कम है। तो अब इस पर आपकी जो भी पॉलिटिक्स नॉलेज होती है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।
और अगर मतदाता काफ़ी अधिक है तो मतदान केंद्रों की संख्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के अंदर कुल मतदान केंद्र बनेंगे 1,01,86 और झारखंड में जो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे 29,562। वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आई थिंक मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। हाँ, सब ठीक है। और कल के ही दिन चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब झारखंड के चुनाव की डेट और महाराष्ट्र के चुनाव की डेट अनाउंस करी थी, उसी के साथ ही चुनाव आयोग ने कल उपचुनावों की भी घोषणा कर दी है। मतलब कि 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। और इन सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अब यूपी की 9 सीटों पर, ये 9 सीटें एक्चुअली, पहली एक सीट है आपकी गाजियाबाद, सेकंड आपकी है सदर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और करहल, कुंद्रुकी, खैर, कटेरी, ठीक है, और ससामाऊ, ये एरिया है। हाँ, ससामाऊ, राइट। सो यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही, जी हाँ, कब चुनाव होगा इसकी घोषणा से पहले ही अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। मतलब कि हरियाणा का बदला अखिलेश यादव ने कांग्रेस से यूपी में ले लिया। हम सभी जानते हैं कि इस समय अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी है, ये दोनों मिलकर के गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अकेले ही, जी हाँ, 9 में से 6 सीटों पर, कौन सी सीटों पर इनका नेता उतरने वाला किस क्षेत्र से, इस नाम की लिस्ट भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी। एनडीटीवी इंडिया का ये आप स्क्रीनशॉट देखिए। एक्चुअली अगर आप दोस्तों मिलकर के सरकार चला रहे हो तो आपको मिलकर के एक बार बात तो करनी होगी ना कि हम किस क्षेत्र से कौन सा नेता उतारने वाले हैं। एक्चुअली कांग्रेस को मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर और खैर, इन सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी कांग्रेस कि यहाँ से हमारे नेता उतरेंगे। लेकिन अचानक से अखिलेश यादव ने खेल पलट दिया और इसका एक नेगेटिव मैसेज गया है भारत की राजनीति के अंदर। और ख़ास तौर पर उसके बाद जो शिवसेना के एक बहुत बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने मीडिया के अंदर, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बोला कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो हरियाणा के अंदर अपनी ताकत के बदौलत जीत जाएगी, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए था। मतलब कि राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस ने गलती करी है हरियाणा के अंदर। ना ही तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट लिया, ना ही समाजवादी का सपोर्ट लिया और अकेले चुनावी मैदान में उतर गए और फाइनली करारी हार का सामना को करना पड़ा। बट दोस्तों, जहाँ तक मुझको लगता है कि जो जितने भी हमने इंटरव्यू देखे हरियाणा में नेता के, जनता के, तो उसमें सबका रुझान था कि इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने वाली है। सबने दावे कर दिए थे और एग्जिट पोल ने 50 क्रॉस कर दिया था सभी एजेंसी ने। अब उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। चलिए अब बताइए, लेकिन कहानी पलट गई। तो यहाँ पे दोस्तों एक नेगेटिव जो मैसेज है हमारी जनता के अंदर चला गया है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने जो अकेले कौन सी सीट से कौन सा नेता जाएगा, तो इंडिया गठबंधन की जो फूट है वो साफ साफ जनता को दिखाई दे रही है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमको महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इस दरार को अगर सही समय रहते अगर नहीं फिल किया गया तो एक बहुत बड़ी हानि इनको हो सकती है। अब कांग्रेस की हानि की बात तो हमने कर ली, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो वहाँ पे वर्तमान की सरकार है उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर दोस्तों सिंधुदुर्ग के अंदर जो महाराज शिवाजी जी की जो मूर्ति गिरी थी, जी हाँ, वो भी केवल 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी और केवल इतनी सी स्पीड में वो बनी हुई प्रतिमा अचानक से गिर जाती है। जो कई करोड़ रुपए की जो प्रतिमा बनी है अचानक से वो धराशायी हो जाती है। और इसके बाद से महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी तापमान है वो और अधिक बढ़ चुका है। मतलब कि माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मराठा अस्मिता की चर्चा होने लगी है उसके बाद से। और अभी हाल ही में चंद दिनों पहले पूर्व मंत्री और चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मसला भी सुर्खियों में बना हुआ है कि किस तरह से एक गैंगस्टर जेल के अंदर बैठा बैठा, जी हाँ, अपने गुर्गे को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से किस हत्या को अंजाम देना है। वो जेल के अंदर बैठा हुआ वीडियो कॉल कैसे कर रहा है, अपनों से कैसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है। जी हाँ, वो भी वो जेल जो भारत के अंदर है, वो भी वो जेल जहाँ पर, जी हाँ, गुजरात में किसकी सरकार आपको मालूम होगा, ये गुजरात की साबरमती जेल के अंदर इस समय कैद है। ये कैद है या फिर इसको कहीं ना कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है कि वो किसी से भी बिंदास वीडियो कॉल पे बात कर सकता है। जी हाँ, अपने गुर्गे को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि किस तरह से किसकी हत्या करवानी है। और यहाँ पे इसके बाद, इस घटना के बाद से ये सामने बात आ रही है कि क्या महाराष्ट्र फिर से 90 के दशक में लौट रहा है,
जब गैंग का बोलबाला यहाँ पे हुआ करता था। जाहिर है कि कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर सभी जनता की चिंताएं और अधिक बढ़ चुकी है और वर्तमान की सरकार की छवि काफ़ी खराब हो रही है। और दोस्तों एक वजह और आपने गौर करी होगी कि आखिरकार महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ होने वाला था और हो भी सकता था। आखिरकार इसकी डेट को आगे एक्सटेंड क्यों करा गया, इसकी डेट को क्यों शिफ्ट किया गया इस नवंबर मंथ में, ये भी हमको समझना होगा। सो गाइस एक्चुअली महाराष्ट्र में आपको याद होगा लड़की बहना योजना या फिर लड़का बहन योजना भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसको लेकर के भी डेट को आगे खिसकाया गया था। लड़की बहन योजना मतलब कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा। अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने दिवाली बोनस देने का भी ऐलान किया था। वर्तमान में एकनाथ शिंदे कौन है आपको मालूम होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और क्रम के हिसाब से, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से ये यहाँ के 20वें मुख्यमंत्री हैं। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, जी हाँ ये योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, इसने चुनावी हवा बदलने में, जी हाँ ये योजना काफ़ी सफल साबित हुई थी, उसी तरह का असर इस योजना पर भी पड़ सकता है। तो हम कहीं ना कहीं दिवाली से पहले पहले हर एक के अकाउंट में अगर 1500 रुपये शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे उनके अकाउंट पर, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जनता के अंदर और क्या पता हमारी सरकार बन जाए जैसा हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। सो गाइस यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर के भी कल सख्त टीका टिप्पणी कर दी है कि चुनावी रैली के टाइम पर जो आप मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ये जो आप दावा करते हैं जनता के सामने, इसको अब आपको बंद करना पड़ेगा। कल आप इनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो उसको पक्का देखिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जो दी जाती है जनता को, ये देना सही है या फिर ये वास्तविक रूप से एक जनता का हक है, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।